हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करें आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र के अध्याय 2, जिसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को पूरे विस्तार से हम समझेंगे और देखेंगे। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है जो लघु उत्तरीय से है, वो है आय से आप क्या समझते हैं? इसके उत्तर में लिखिएगा आप लोग। आय वह धनराशि है जो व्यक्ति, संस्था या देश को विभिन्न स्रोतों जैसे वेतन, लाभ, किराया, ब्याज आदि से प्राप्त होती हैं। यह आर्थिक गतिविधियों का मुख्य मापदंड होता है और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 2 में दिया है, इसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश के भीतर एक निर्धारित समयावधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। यह देश की आर्थिक प्रगति और उत्पादन स्तर को मापने का प्रमुख मापदंड है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में दिया है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किए गए औसत को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यह किसी देश के नागरिकों की औसत आर्थिक स्थिति का सूचक होता है और जीवन स्तर का महत्वपूर्ण मापदंड माना जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में राष्ट्रीय आय और गरीबी के संबंध में महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें दिया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होता है? इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी गठन, जिसको CSO द्वारा की जाती है। यह संगठन राष्ट्रीय खातों को संकलित करने और अर्थव्यवस्था की व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य करता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में कई कठिनाइयां होती हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र में आय की सही गणना न हो पाना, किसानों की आत्म उपभोग वाली फसलों का मूल्यांकन कठिन होना, सेवा क्षेत्र में आय का सही अनुमान लगाना तथा विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़ों का सही संकलन करना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में दिया है, आय और गरीबी के संबंध को स्पष्ट करें। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है, आय और गरीबी का गहरा संबंध है। यदि व्यक्ति की आय कम होती है तो वह अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, जिससे गरीबी बढ़ती है। राष्ट्रीय आय बढ़ने पर प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है, जिससे गरीबी कम करने में सहायक मिलती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है जो दीर्घ उत्तरीय है। दीर्घ उत्तरीय का हमारा पहला प्रश्न है जो काफी महत्वपूर्ण है, वो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की सटीक गणना के लिए एक प्रभावी प्रणाली विकसित करना था। इस समिति की अध्यक्षता आगे दिया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रख्यात अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस ने की थी। इसका मुख्य लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था का सही मूल्यांकन करना और विकास योजनाओं के लिए उपयुक्त नीति निर्माण करना था। इससे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की सटीक गणना का कोई औपचारिक तरीका नहीं था। समिति ने राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटकों को निर्धारित करने और गणना की विधियां सुझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद दिया है, इसके सुझावों के आधार पर आगे चलकर केंद्रीय सांख्यिकी गठन, जिसको कहा जाता है CSO, इसका गठन किया गया, जो आज भी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 जो दीर्घ उत्तरीय का है। इसमें दिया है,
राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें। इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, इसको भी लिखना है। तो चलिए, हमारा प्रश्न संख्या 2 के उत्तर है राष्ट्रीय आय की देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यह अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को मापने का एक महत्वपूर्ण कारण है। आगे दिया है राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियां में पहला विधि दिया है उत्पाद विधि। इसमें दिया है इसमें कृषि उद्योग सेवा आदि क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं कुल मूल्य की गणना की जाती है। दूसरा दिया है आय विधि। इसमें देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ को जोड़ा जाता है। तीसरा विधि में दिया है व्यय विधि। इसमें उपभोक्ता व्यय, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात को जोड़ा जाता है। इन तीनों विधियों के माध्यम से राष्ट्रीय आय की सटीक गणना की जाती है, जिससे देश की आर्थिक नीतियों को दिशा देने में सहायता मिलती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में दिया है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में मुख्य अंतर। चलिए, इसमें दिया है, इसका पहले परिभाषा देख लीजिए। वह है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम एक देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय यानी राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। इसके बाद दिया है इसका मापदंड में दिया है मापदंड में राष्ट्रीय आय देश की कुल आर्थिक स्थिति दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति के औसत जीवन स्तर का मापदंड होता है। आगे दिया है तीसरा में दिया है अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। उच्च राष्ट्रीय आय का मतलब यह नहीं कि सभी नागरिक संपन्न है, क्योंकि असमानता बनी रह सकती है। प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना जीवन स्तर और क्रय शक्ति को बेहतर बनाता है। चौथा दिया है प्रश्न संख्या 4 में दिया है राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारत के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं। ये दिया है जैसे पहला में दिया है रोजगार सृजन। उच्च राष्ट्रीय आय के कारण निवेश और औद्योगिकरण बढ़ता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। दूसरा है बेहतर बुनियादी ढांचा। सरकार को अधिक कर राजस्व मिलता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और अन्य बुनियादी सेवाओं में सुधार होता है। इसका तीसरा दिया है गरीबी उन्मूलन। आय में वृद्धि से गरीबी दर घटती है और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। चलिए, हमारा इसके बाद दिया है वैश्विक प्रतिस्पर्धा। इसमें दिया है उच्च राष्ट्रीय आय से भारत की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ती हैं। इसके बाद दिया है वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यही है। इसके बाद दिया है हमारा प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को दर्शाती है और यह आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो लोगों की क्रय शक्ति और जीवन स्तर में सुधार होता है। हालांकि विकास को केवल प्रति व्यक्ति आय से नहीं मापा जाता, क्योंकि इसमें आय असमानता और महंगाई को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का प्रभाव। चलिए, इसके प्रभाव को देखेंगे। पहला में है लोगों की जीवन शैली और उपभोग स्तर बेहतर होता है। दूसरा में दिया है सरकार को कर राजस्व बढ़ता है, जिससे कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती हैं। इसके बाद तीसरा है उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले देशों में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा बेहतर होती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में दिया है
क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? वर्णन करें। इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो इसमें पहला दिया है उच्च उपभोग स्तर। जब लोगों की आय बढ़ती है तो वे अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं, जिससे उत्पादन और व्यापार बढ़ता है। इसके बाद दिया है दूसरा दिया है निवेश में वृद्धि। अधिक आय होने से लोग बचत और निवेश अधिक करते हैं, इससे आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं। इसके बाद तीसरा में दिया है कर राजस्व में वृद्धि। सरकार को अधिक कर प्राप्त होता है, जिससे राष्ट्रीय विकास योजनाओं में तेजी आती है। इसके बाद दिया है चौथा में कुल उत्पादन में वृद्धि। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो देश का सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसके बाद दिया है हालांकि यदि जनसंख्या वृद्धि अधिक हो और आय का वितरण असमान हो तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के प्रभाव राष्ट्रीय आय पर पड़ता है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का हमारा पढ़ार बच का सभी प्रश्नों को जो अध्याय 2 का था पूरा समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम अध्याय 3 को लेकर आएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए